हेलो। तो वापस से जो 6th क्लास के ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है उसको कंटिन्यू करते हुए चैप्टर 8 को जो है हम लोग आज यहाँ पे कवर करेंगे। लास्ट चैप्टर होगा ये। इसका टाइटल है इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। 7 चैप्टर में हमने इंडिया के बारे में देखा था कि उसके जो फिजिकल जो फीचर्स थे, पॉलिटिकल जो उसकी बाउंड्री थी, बाकी जो नेबर्स उसके थे, वो सब चीज़ें हमने कवर की थी चैप्टर 7 में। आज यहाँ पे जो क्लाइमेट से रिलेटेड चीज़ें हैं, वेजिटेशन वगैरह, ये सब सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो बाकी जो सारे चैप्टर्स हैं 7 1 से लेकर के, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जाकर के पहले उसको देखिए, उसके बाद आप आकर के इसको देखेंगे तो आपके लिए सही रहेगा थोड़ा सा समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो तो देखते हैं चैप्टर को। वेदर और क्लाइमेट की बात जो है यहाँ पे की जा रही है, क्या डिफरेंस है दोनों में। तो वेदर जो है वो आप जैसे अभी आप देखते होंगे कि कुछ समय में बारिश होगी, अभी सन निकला हुआ था, सन जो है वो गायब हो गया, क्लाउडी हो गया। तो ये जो डे टू डे चेंज आता है किसमें, एटमॉस्फेयर में, डेली लेवल पे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेदर बोलते हैं। इसमें चाहे वो टेम्परेचर में चेंज आए, चाहे वो रेनफॉल हो जाए, या फिर सनसाइन में चेंज आ जाए कि अभी सन था फिर धीरे डिम हो गया सन जो है वो, उस तरह से। ठीक है, ऐसा नहीं कि शाम वाले सुबह शाम की मैं बात नहीं कर रहा, इवन जो दोपहर में क्या होता है, कभी कभी अंधेरा हो जाता है, देखते हो गया, कभी आंधी तो कभी तेज हवा चलने लगती है, कभी मौसम ठीक रहता है, बिल्कुल साफ रहता है, कभी बारिश हो जाती है ना। आपको पता नहीं चलता कि छाता लेके जाना था कि नहीं, क्योंकि मौसम ठीक था, बट अचानक से बदल गया। ये सारी चीज़ें, इसको क्या बोलते हैं, ये जो आपका टेम्पररी जो फिनोमेना है एटमॉस्फेयर का, इसको वेदर के नाम से जानते हैं। ये फ्लक्चुएट बहुत जल्दी करता है, कभी भी ये जो है वो हॉट हो सकता है, कूल हो सकता है, सनी हो सकता है, क्लाउडी हो सकता है, विंडी हो सकता है, काम हो सकता है, ये सारी चीज़ें जो है वो हो सकता है। ठीक है, कभी घर में है, बारिश हो गई तो ठंडी हो गया, फिर अचानक से ठंडी हो गई, सनी हो गया कभी, फिर कभी हो गया कि बादल आ गए, क्लाउडी हो गया, इस तरह की चीज़ें, कभी हवा चलने लगी, कभी बिल्कुल शांत है मौसम, ऐसी सारी चीज़ें, ये चीज़ें होती रहती है। इसको हम लोग वेदर के नाम से जानेंगे, बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है। एग्जाम्पल में वही चीज़ें घुमा फिरा कर कही जा रही है कि कभी कभी गर्म है तो कुछ दिनों के लिए गर्म है, आपको क्या है कि गर्म कपड़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अरे गर्मी में ठंडे कपड़े नहीं पहनोगे ना, मतलब जो स्वेटर वगैरह होता है। फिर कभी अचानक से क्या हुआ कि बारिश वारिश हुई 3-4-5 दिनों तक, 6 दिनों तक सन जो है निकला नहीं, तो अचानक आपको ठंड लगने लगेगी। कभी आप अचानक विंडी हो जाएगा, कभी चिली हो जाएगा, ठंडी हो जाएगी, इस तरह से। तो आपको कपड़े जो है वुलन वगैरह चाहिए, हॉट फूड चाहिए, मतलब ये एग्जाम्पल के रूप में दे रहा है। इतना समझ लो, वेदर क्या है, एक टेम्पररी फिनोमिना है। क्लाइमेट क्या होगा कि जब जो एवरेज वेदर कंडीशन होगी किसी भी जगह की ईयर्स के दौरान, मतलब जो एक कंसिस्टेंट जो एक फ्लो होगा वेदर का, उसको क्या बोलेंगे, उसका एक एवरेज कंडीशन हम बेसिकली निकाल लेंगे। देखो क्लाइमेट को, पहले इसको मुझे वो करने दो, सिंपल मैं आपको बताता हूँ। क्लाइमेट जब भी कहीं शब्द दिखे ना, तो आपको 2 चीज़ें सवाल करनी है कि उसका टेम्परेचर कितना है एवरेज, और उसका जो रेनफॉल है वो कितना है। क्लाइमेट में ये 2 मेजर वेरिएबल आते हैं, टेम्परेचर और रेनफॉल। किसी भी जगह की आप टेम्परेचर और रेनफॉल निकाल लोगे, वहाँ का क्लाइमेट आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक एवरेज रेनफॉल अगर इंडिया का 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर मान लो है, और टेम्परेचर इसका कि सर्दियों में कितना जाता है, 10 डिग्री के अराउंड जाता है, एवरेज में बात कर रहा हूँ। ऐसे तो कहीं कहीं पे आपका 0 डिग्री से भी चला जाता है, लेकिन वही केरला में आपका 10 डिग्री 15 डिग्री रहता है, सर्दियों की बात कर रहा हूँ। तो एवरेज टेम्परेचर मान लो कि 15 डिग्री का अराउंड है। तो हम देखेंगे कि इस तरह से इंडिया का जो आपका वो है क्लाइमेट है वो मानसूनी है। क्लियर। तो क्लाइमेट जो है एक परमानेंट टाइप पे कह सकते हैं फिनोमेना है, वेदर क्या है, एक टेम्पररी फिनोमेना है, कभी भी बदल सकता है वेदर। क्लाइमेट जो है वो आपका टिका रहेगा। गाना सुने हो ना, वो मौसम की तरह वो बदल जाता है क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी, ये सारी चीज़ें। चलो अब सीजन्स देख लेते हैं। इंडिया में 4 सीज़न है कुल मिलाकर के। पहला आपका ठंडी का सीज़न, विंटर सीज़न, फिर आपको समर सीज़न, फिर बरसात यानी कि रेनी सीज़न, फिर आपको ऑटम आ जाएगा। ये 4 सीज़न है। देखते हैं क्या करके इसको। सबसे पहले जो कोल्ड वेदर सीज़न होता है, यानी कि जो विंटर सीज़न होता है, कब आता है ये, दिसंबर में आएगा, फरवरी में जाएगा, यानी कि 3 मंथ रहेगा। हर सीज़न 3-3 मंथ रहेगा, तो टोटल 12 मंथ हो गया ना, 4 सीज़न है। तो ये आपका दिसंबर से लेके फरवरी तक रहता है, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। सन यहाँ पे क्या होती है कि वो डायरेक्टली इस रीजन पे, जो इंडिया वाला रीजन है, उस पर डायरेक्टली जो है वो फॉल नहीं करती, इसीलिए यहाँ पे जो टिल्टेड रे होती है सन की,
वो पड़ती है। जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे जो मोशन ऑफ अर्थ या फिर लॉन्गिट्यूड, ये लैटिट्यूड का खास करके या फिर मोशन का, तो हमने देखा था कि किस तरह से सन का जो अपैरल मूवमेंट होता है ऊपर नीचे होता रहता है, कभी इक्वेटर पे चली जाती है, कभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे चली जाती है, कभी आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे चली जाती है। तो सन अगर रेज तिरछे पड़ेगी तो वो एरिया जो है वो कम हीट रिसीव कर पाता है। जिस एरिया पे सन की रेज सीधी पड़ती है वो एरिया आपका क्या है, ज़्यादा हीट रिसीव कर पाएगा, तो ज़्यादा गर्म रहेगा। ये देखो मैं थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ, हालांकि ये सारी चीज़ें डिस्कस की जा चुकी है। जैसे ये अर्थ है ना, ये आपका 0 डिग्री हो गया, ये आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया, जिसको हम टॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, ठीक है। ये आपका साउथ में हो गया 23.5 डिग्री, जिसको हम लोग बोलते हैं ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ये 0 डिग्री हो गया, इसको इक्वेटर बोलते हैं। तो सन क्या है ना कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक मूव करता रहता है, कभी इधर चला जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर इधर मूव करता रहेगा। तो जो दिसंबर का महीना आता है तो सन जो है वो यहाँ पे चला जाता है, किधर, ऑस्ट्रेलिया के अराउंड। इधर ऑस्ट्रेलिया वगैरह है, इंडिया अपना यहाँ पे है, तो अभी सन यहाँ पे है। दिसंबर से लेकर के फरवरी जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास ये रहता है। तो सन की जो लाइट होगी इंडिया पे, देखो तिरछी पड़ेगी बिल्कुल। तो जब तिरछी लाइट पड़ती है ना, तो वो कम हीट जो है वो रिसीव कर पाती है। डायरेक्टली जहाँ पे पड़ेगी वो एरिया ज़्यादा रिसीव करता है। समझा चुका हूँ मैं बहुत डिटेल में आपको ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसके कारण से जब सन हमसे दूर होगा तो हमारे पास जो है वो हीट कम मिलेगा, और हीट कम मिलेगा तो जो सीजन होगा वो क्या होगा, विंटर होगा। क्लियर? वही कह रहा है कि ये जो जब आपका डायरेक्टली फॉल नहीं होगा सन, तो रिजल्ट के रूप में क्या होता है कि टेम्परेचर हमारे पे लो हो जाता है, नॉर्दर्न इंडिया में खास करके। सदर्न इंडिया थोड़ा सा नज़दीक है इक्वेटर के, चलो तो यहाँ पे इसके कंपेटिवली, नॉर्थ के कंपेटिवली जो है वो आपका सन जो है वो थोड़ा सा पड़ रहा होगा सही से। फिर भी यहाँ पे चलो सी वगैरह है, तो साउथ इंडिया में उतना ज़्यादा ठंडी जो है वो नहीं पड़ता है। तो विंटर सीजन आपको इतना ध्यान रखना है कि दिसंबर से फरवरी तक होता है। फिर हॉट सीजन का देख लेते हैं, समर सीजन का देख लेते हैं। ये कब से कब तक होता है, फरवरी जैसे खत्म होगा धीरे धीरे, मार्च के बाद सन जो है वो नॉर्थ से, ये 3 हमने देखा था ना, इधर है क्या, फिर हाँ, ये फिर सन इधर की ओर मूव करने लगेगा फिर धीरे धीरे, ठीक है। तो फरवरी के बाद जब ये मूव करने लगता है तो धीरे धीरे जब सन हमारे नज़दीक आने लगेगा, इंडिया की तरफ आने लगेगा, तो यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ आने लगेगा, तो धीरे धीरे टेम्परेचर जब बढ़ेगा, मार्च से बढ़ना शुरू हो जाएगा, और ये समर सीजन जो है वो मई तक चलेगा। मई के बाद आ जाएगी क्या, बारिश, ठीक है। आप बोलोगे कि यार समर तो जून में भी होता है, जुलाई में होता है, मैं ये नहीं कर रहा, लेकिन उसमें बारिश वारिश पड़ने लगती है तो उसको हम लोग रेनी सीजन में रखते हैं, ठीक है। तो मार्च से मई आपका समर सीजन होता है। यहाँ पे जो सनरेज होती है वो मोर और लेस डायरेक्टली जो है वो इस रीजन पे पड़ने लगती है। क्यों? क्योंकि सन जो है वो ऊपर की तरफ आने लगता है। इसको अगर अच्छे से आपको समझना है तो जो मोशन ऑफ अर्थ है और वो जो लैटिट्यूड वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो लेक्चर आप जाकर के देख लो। अगर बाकियों ने देखा हुआ है तो उसको आराम से समझ में आ रहा होगा ये सारी चीज़ें कि मैं एक्चुअल में कह क्या रहा हूँ, ठीक है। एलियन कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा होगा वो। तो यहाँ पे जब सनरेज थोड़ा सा डायरेक्टली पड़ेगा तो रिजल्ट क्या होगा कि टेम्परेचर थोड़ा हाई हो जाएगा। अब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एक आपका हवा आएगी आपके पास, आपके बदन को झुलसाएगी, जलाएगी, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, उसको लू बोलेंगे। तो गर्मियों के सीज़न जब आता है तो एक हॉट एंड ड्राई विंड चलती है लोकल, इसको एक लोकल विंड होता है बेसिकली लू, जो इंडिया में चलता है, पाकिस्तान में भी चलता है ये, तो ये लोकल विंड है। तो ये जो गर्म और सूखी हवा होती है, ड्राई विंड होता है, उसको लू के नाम से जानते हैं। तो लू जो है वो काफ़ी खतरनाक भी हो सकती है। अगर आप खाली पेट हो या फिर आप आपने पानी सही से नहीं पिया, बाहर निकल गए दोपहर में, खास करके गर्मियों में, तो लू अगर लग गया तो बहुत क्रिटिकल हो सकता है आपके लिए, लोगों की जान भी चली जाती है इसमें। तो इससे बचने के लिए, इस हीट से बचने के लिए, हीट स्ट्रोक वगैरह से बचने के लिए लू से लोग क्या करते हैं, कुछ अपना नुस्खे अपनाते हैं। जैसे ठंडा शरबत बनाएंगे, पी लेंगे। वो आपका जो मैंगो होता है, कच्चा जो मैंगो होता है, उसको पका करके उसका शरबत बना करके पीते हैं। बेल पीते हैं लोग, बेल का जो शरबत होता है। लेमन हो गया आपका, ये सब हो गया, वाटरमेलन हो गया, ठीक है। ये सब, बटर मिल्क हो गया, जो छाछ बोलते हो, मट्ठा कहीं कहीं पे बोला जाता है इसको, ये सब पीते हो ताकि आप किससे बचे रहो, इस कम वक्त लू से जो है वो बचे रहो। चलो, तो ये समर सीजन वाला हो गया। फिर क्या है कि जून के आसपास यहाँ पे मानसून बोलेगा कि हम आ रहे हैं। तो मानसून जब आएगा तो अपने साथ क्या लेके आएगा, बारिश लेके आएगा। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा ताकि पिक्चर पे भी ये बना पाऊँ। हाँ, तो ये यहाँ पे मानसून आ जाएगा, इधर से हवाएं चलेगी अरब सागर से लेकर इधर अरबियन सी से, फिर ये वे ऑफ बंगाल की तरफ से भी हवाएं चलेगी। ये इंडिया में क्या करेगी, क्योंकि सी की तरफ से आ रही है ना, तो अपने साथ मॉइस्चर लेके आएगी। जब मॉइस्चर लेके आएगी यहाँ पे लैंड एरिया पे आएगी तो बारिश करवाएगी, इसका जब कंडेंसेशन वगैरह होगा तो, ठीक है। तो दो तरफ से ये आती है।
ये ऑनसेट ऑफ मानसून जो है वो उससे जो मार्क किया जाता है सीजन को, जून में आता है, ये सितंबर तक यहाँ पे भाई साहब रुकेंगे जो मानसून होंगे। मैं अभी आपको थोड़ा सा लाइट लैंग्वेज में बता रहा हूँ ताकि बहुत टेक्निकल ना जाना पड़े। अभी टेक्निकल जाएंगे कि मानसून एक्चुअल में आता है कैसे है, लो प्रेशर कंडीशन क्या होती है, कैसे जो है मानसून खिंचता है, उसमें सब समझेंगे। जब ये चैप्टर, जब जो चैप्टर जिस लेवल की बात करेगा उस लेवल का कॉन्सेप्ट हम लोग उसमें देखेंगे। अभी इस पे शॉर्ट में बात की जा रही है इस चैप्टर में, तो फिर भी मैं आपको थोड़ा डिटेल देता चलूँगा ताकि आपके दिमाग में वो घुस पाए, ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल ऊपर से निकल जाए। ठीक है, तो जून जैसे ही आता है हमारे यहाँ जो एक हवा जो है वो आने लगती है, जिसको मानसून की हवा बोलते हैं, बारिश लेके आती है। वो विंड क्या होगी, ब्लो करेगी कहाँ से, अरबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से टुवर्ड्स द लैंड, लैंड की तरफ जो हवाएं चलेगी बे ऑफ बंगाल से, अरबियन सी से। ये जो हवा होती है वो क्या कैरी करती है, मॉइस्चर कैरी करती है, ह्यूमिडिटी कैरी करती है। और इसके कारण से क्या होता है, जहाँ पे ये माउंटेन से टकरा जाएगी, माउंटेन क्या करेगी, बोलेगी रुक जा रुक जा। ठीक है, जैसे यहाँ पे वेस्टर्न घाट है तो हवा आकर के माउंटेन रोक लेगी उसको, बोलेगी रुक, तो हवा बोलेगी कि नहीं, तो हवा ऊपर उठ करके बोलेगी कि मैं ऊपर से उठ करके चली जाऊंगी। तो ऊपर उठने के क्रम में हवा क्या होगी, जैसे ही ऊपर ऊपर जाते हो आप, एलिवेशन, ये देखा है हमने कंसेप्ट कि ऊंचाई के साथ साथ क्या होती है, टेम्परेचर घटती है। तो जब हवा ऊपर जाएगी, टेम्परेचर घटेगा तो उसका कंडेंसेशन हो जाएगा, पानी बन करके वहीं बिखर जाएगी सारी हवा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बारिश हो जाएगी, रेनफॉल क्या होगा, अकर होगा यहाँ पे। जहाँ पे भी माउंटेन, यहाँ पे जैसे कुछ हिमालय से टकराएगी तो आपका माउंटेन, मतलब कि हिमालय का सबसे नीचे वाला सदर्न पॉइंट कौन सा है, शिवालिक, हमने देखा, तो शिवालिक से टकराएगी और ऊपर जाकर के टकराएगी। तो कहने का मतलब माउंटेन से टकराएगी, हवा ऊपर उठेगी, टेम्परेचर घटेगा, कंडेंसेशन इसका हो जाएगा और क्या होगा, रेनफॉल हो जाएगा। तो मानसून आता है हमारे यहाँ, रेनफॉल लाता है, इसीलिए इस सीजन को बोलते हैं रेनी सीजन, वर्षा की ऋतु। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्या है कि जब अराइवल होता है फर्स्ट रेन का, तो ये क्या लाता है, जॉय लाता है। मतलब हमारे यहाँ एक कल्चरली जो है वो बारिश को थोड़ा सा अच्छा माना जाता है, क्योंकि फिर आप उसके बाद फसल वगैरह लगाते हो, धान की फसल हो गई, राइस वगैरह की, तो अच्छी चीज़ मानी जाती है। जब पहली बारिश जब आएगी और वो टकराती है जब मिट्टी से, वो जो सूखी हुई मिट्टी होती है, गर्म मिट्टी होती है, और उसको जो सौंधी से खुशबू होती है ना, आहा, मतलब वो अलग लेवल की चीज़ होती है। तो ये मतलब हमारे यहाँ एक कल्चरली इसका एक सिग्निफिकेंस है। और वैसे भी बारिश जो है वो अच्छी चीज़ है फसलों के लिए। यहाँ पे इसको देखो डिफरेंट नेम से जो है वो जाना जाता है अलग अलग लैंग्वेज में। हिंदी में वर्षा बोलते हैं इसको, ऑब्वियस सी बात है। पौष बोलते हैं मराठी में, बारिश बोलते हैं आपको उर्दू में, और बोरसा बोलते हैं आपको बंगाली में। वर्षा ही थोड़ा सा ओ वाला उधर टंग ज़्यादा है, तो वर्षा को बोरसा बोल दिया उसने, बंगाली बाबू ने। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका रेनी सीजन। अब है कि अक्टूबर के आते आते मानसून बोलेगा कि नहीं मुझे जाना है, कहाँ, तो मेरे को घर जाना है। ठीक है, तो मानसून यहाँ से लौटने लगेगी, तो इसको बोलते हैं हम लोग सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। मानसून का वापस लौटना, या हिंदी में शायद उसको प्रवर्तन ऑफ मानसून या प्रत्यावर्तन ऐसे कुछ बोलते हैं। ठीक है, कोई हिंदी मीडियम के हैं तो उनके लिए मैं ईजी बना देता हूँ चीज़। तो ऑटम सीजन यहाँ पे आ जाता है आपका अक्टूबर के आसपास। मानसून देखो इधर से गई थी यहाँ से, तो अब बोलेगी कि नहीं अब इधर से ही हम जाएंगे, तो इधर से वापस जो है वो मानसून लौटने लगती है। फिर यहाँ से जब लौटते हुए रूट इस तरह से लेगी, यहाँ से रूट लेगी, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है आंध्रा, इधर का तमिलनाडु वगैरह है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब इधर से मानसून लौटेगी ना, तो वापस से लौटते तरफ देखो सी से होकर गुजर रही है। जब वापस से सी से गुजरेगी तो उसके साथ क्या कैरी हो जाएगा, मॉइस्चर कैरी होगा, ह्यूमिडिटी कैरी हो जाएगी, और यहाँ पे तमिलनाडु के कोस्ट पे जो है वो आंध्रा के कोस्ट पे बारिश करवाती है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये जो आंध्रा का रीजन है, ये तमिलनाडु का रीजन है, वो आपका अक्टूबर नवंबर में यहाँ पे क्या होती है, बारिश होती है। किसकी वजह से, रिट्रीटिंग मानसून की वजह से, लौटते हुए मानसून की वजह से। इतना ध्यान रखना है। इस सीजन को क्या कहा जाता है, ऑटम। तो अक्टूबर नवंबर इसका टाइमलाइन है। ये आपका तमिलनाडु और आंध्रा पे हमने बारिश करवा दी है सीजन में, हमने देख लिया। क्यों, क्योंकि ये मेनलैंड जो आपका जब ये बे ऑफ बंगाल से गुजर रहा होता है, तो यहाँ से वो इधर से होकर के जाता है, इसके कारण बारिश हो जाती है। चलो, अब इंडिया का क्लाइमेट देखते हैं। इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, मानसून टाइप का है। ठीक है, ये मानसून टाइप इसको बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ जो लार्जर जो बारिश होती है वो किसकी वजह से होती है, मानसून की वजह से होती है। पूरा जो आपका साउथ ईस्ट एशिया जो है वो उसको मानसून क्लाइमेट में रखा जाता है। जब क्लाइमेट को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे तब हम देखेंगे। फिलहाल अभी इंडिया का हम लोग देख रहे हैं, तो इतना समझ लो कि इंडिया का क्लाइमेट मानसून है। मानसून जो है उसकी उस शब्द का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है, अरबिक शब्द है। क्या है, उसको बोलते हैं मौसम। तो मौसम से निकल करके बन गया क्या, मानसून। मौसम का मतलब क्या होता है, सीजन होता है। चलो, ये हो गया। अब ये जो इंडिया है उसका लोकेशन किधर है, देखो ट्रॉपिकल रीजन में। ट्रॉपिकल रीजन का मतलब कि जो इक्वेटर के आसपास के एरियाज है, तो इंडिया इक्वेटर के पास पड़ता है। आपका 6 डिग्री से अराउंड से शुरू हो जाता है, मेनलैंड आपका 8 डिग्री से शुरू हो जाता है लैटिट्यूड से, नॉर्दर्न से।
तो आपका ये जो इक्वेटोरियल नहीं, जो आपका ट्रॉपिकल रीजन में पड़ेगा, 23 डिग्री से नीचे पड़ता है इंडिया, मतलब नीचे नहीं पड़ता, थोड़ा सा ऊपर जाता है। जम्मू कश्मीर का एरिया जो है वो 23 डिग्री से तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, वो चीज़ हमने देख ली है। इतना भी ध्यान रखना है आपको कि इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में आने के कारण जो ज़्यादातर जो रेनफॉल इंडिया में होगी वो किसके कारण से होती है? मानसून विंड के कारण से होती है। इसीलिए इसको मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में रखा जाता है। ज़्यादातर जो यहाँ पे बरसात आती है मानसून से ही आती है। वो थोड़ा बहुत आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वगैरह से आएगी, तो वो कॉन्सेप्ट कभी हम लोग कवर करेंगे आगे। अब मानसून चूँकि बारिश हमारे यहाँ लाता है तो इम्पोर्टेंट होगा किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। क्यों? क्योंकि ज़्यादा भाई सबको खाना चाहिए, और खाना किधर से मिलेगा? कृषि से मिलेगा, एग्रीकल्चर से मिलेगा। एग्रीकल्चर हमारे यहाँ किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर इंडिया में लार्जली डिपेंडेंट है आपका किस पे? रेनफॉल पे। रेनफॉल आती है आपके मानसून पे, यानी कि इनडायरेक्टली किस पर डिपेंडेंट है? तो मानसून पे डिपेंडेंट है। अच्छा मानसून हुआ, गुड मानसून हुआ, तो यहाँ पे क्रॉप जो है वो अच्छा होता है। जिस साल मानसून थोड़ा कमज़ोर होता है, बारिश थोड़ी कमज़ोर होती है, उस साल क्रॉप फेल्यूअर जो है वो बड़े एक्सटेंट पे आपको इंडिया में देखने को मिलेगा, और उस साल की पैदावार जो होती है हमारे यहाँ बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये एग्रीकल्चर के लिए मानसून। अब क्लाइमेट में आपको रीजनल वेरिएशन देखने को मिलेंगे। किसी स्टेट में क्लाइमेट डिफरेंट होगा, किसी में और डिफरेंट होगा, ठीक है। तो जैसे क्योंकि हमारे यहाँ एक तो इंडिया बहुत वास्ट कंट्री है, और ऊपर से इसका जो टोपोग्राफिकल फीचर है वो भी बहुत आपका वेरी करता है। इधर आपका नॉर्थ में देखो हिमालय होगा, इधर आप मतलब इधर डेजर्ट होगा आपका, इधर कोस्टल प्लेन होगा। तो इसकी वजह से जो आपका क्लाइमेट, मैंने आपको क्या बोला कि दो वेरिएबल इंपॉर्टेंट है, एक आपका रेनफॉल और दूसरा है आपका टेम्परेचर। तो पहाड़ों पे जाओगे जो हिमालय की तरफ, टेम्परेचर घट जाएगा, रेनफॉल की जो भी मात्रा है वो घटेगी। जैसे जैसे आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हो तो रेनफॉल क्या होता है? डिक्रीज होता जाता है। उसी तरीके से जब डेजर्ट एरिया में जाओगे तो रेनफॉल बिल्कुल कम मिलेगा आपको, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मिलेगा। कोस्टल एरिया में जाओगे तो टेम्परेचर जो है वो माइल्ड मिलता है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं होता। यहाँ पे जो है रेनफॉल अच्छा खासा होता है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी अच्छी खासी है ना। तो इसके कारण से रेनफॉल और टेम्परेचर जो है हमारे यहाँ जगह जगह पे चेंज होती रहती है लोकली। इसके कारण से आपको वेरिएशन देखने को मिलेंगे टेम्परेचर का और रेनफॉल का, यानी कि ओवरऑल क्लाइमेट का। तो वही यहाँ पे देखो है कि क्लाइमेट इज अफेक्टेड बाय लोकेशन, अल्टीट्यूड यानी कि लोकेशन के हिसाब से, आपका अल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई के हिसाब से, डिस्टेंस कितना है उसका सी से, उसके हिसाब से ये जो है अफेक्ट होता है। रिलीफ उसका कैसा है, माउंटेनियस है, प्लेन है, प्लेटो एरिया है। तो इंडिया में भर भर की ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे रीजनल डिफरेंसेस है आपके किस में? क्लाइमेट में। जैसे हॉट एक्सट्रीम की अगर बात करें तो जैसलमेर चले जाओ, बीकानेर चले जाओ, मतलब राजस्थान का जो एरिया है, जो डिजर्ट एरिया खास करके है, वहाँ पे आपको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। कोल्ड स्ट्रीम की अगर बात करें तो ऊपर चले जाओ आप, लद्दाख में चले जाओ, कारगिल, इधर द्रास सेक्टर का कारगिल वगैरह का जो एरिया है जम्मू कश्मीर में या फिर लद्दाख में, तो यहाँ पे उस समय JNK में था ये, अभी तो लद्दाख वगैरह में चला गया है। तो यहाँ पे फ्रीजिंग कंडीशन आपको मिलेगी, बहुत आपको ठंडी होती है। फिर आप वहीं पे मुंबई चले जाओ, कोलकाता चले जाओ, तो यहाँ पे क्या होगा कि ना तो बहुत ठंडा होगा, ना तो क्या होगा बहुत ज़्यादा गर्म होगा, ह्यूमिड होगा। एक बीच का बैलेंस कंडीशन जो है बन रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका सी का इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे कोस्टल एरिया में होने के कारण बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ऊपर नहीं जा पाता, ठीक है। तो ये है, तो मॉडरेट और ह्यूमिड क्लाइमेट यहाँ पे मिलती है। रेनफॉल एक्सट्रीम की अगर बात करें तो रेनफॉल में भी वेरिएशन आपको मिलेगा। कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पे बिल्कुल नहीं होती है। जैसे मौसिनराम है, तो मौसिनराम में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ये बारिश वाले स्थानों में से है। मौसिनराम मेघालय में है। यहाँ पे आपका मौसिनराम, ये गारो खासी जो जयंतिया हिल है ना, वहाँ पे जाकर के ये फनल वगैरह छोड़ो, यहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, बस इतना ध्यान रखो। अभी बहुत ज़्यादा आपको एडवांस कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना करो। धीरे धीरे जैसे जैसे आप क्लासेस में बढ़ते जाओगे ना, अभी 6 खत्म करने वाले हैं हम लोग, फिर 7th में चलेंगे, 8 में चलेंगे, आपको एक एक करके हर स्टेप समझ में आता चलेगा। क्योंकि 6 पे मैंने थोड़ा सा एक बेस सेट कर दिया होगा आपको, फिर थोड़ा सा उसके ऊपर 7th में जाएंगे, फिर थोड़ा सा उसके ऊपर आपका 8th में जाते जाएंगे। तो धीरे धीरे सब कुछ होता जाएगा, घबराना नहीं है आपको, बस मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, ठीक है। तो देखो मौसिनराम में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है, यानी कि ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेनफॉल वाला प्लेस है। वहीं जैसलमेर आप चले जाओ, होता ही नहीं है, या तो हुआ थोड़ा बहुत हो गया तो हो गया, वरना नहीं होता। ये जो डिजर्ट वाला एरिया है, तो ये रेनफॉल एक्सट्रीम है इंडिया का। वेस्ट में बिल्कुल कम है, ईस्ट में इधर जाओगे तो आपको रेनफॉल जो है वो बढ़ता हुआ मिलेगा, और मौसिनराम में तो सबसे ज़्यादा। नेचुरल वेजिटेशन देख लेते हैं। तो नेचुरल वेजिटेशन कहते किसको है? ये जो आपका जैसे जो ग्रासेस हो गई, सब्स या फिर जो ट्री हो गया, वैसे सारी चीज़ें, मतलब ग्रासेस, सब्स और ट्री जो अपने आप ग्रो होते हैं बिना किसी इंटरवेंशन के, किसके? ह्यूमन के, यानी नेचुरली जो ग्रो होंगे जो सारे वेजिटेशन, उसको बोलेंगे हम लोग नेचुरल वेजिटेशन।
यानी जंगल वंगल में देखते हो कोई जाकर के पेड़ लगाता है क्या? नहीं, खुद ब खुद होता है। वहाँ पे कोई ह्यूमन नहीं जाकर के उसको, ऐसा नहीं कि कोई उसको पानी दे रहा है, नेचर जिस तरह से उसको रख रहा है वो है, और उसी में वो ग्रो हो गया। उसको नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं, यानी कि जो बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के जो है वो ग्रो हो। अब देखो क्या है कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो वेजिटेशन होती है, जो डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन पे क्या होती है, डिपेंड करती है। जिस तरह का क्लाइमेट कंडीशन होगा उसी तरीके का वहाँ पे वेजिटेशन पाया जाएगा। जैसे आप अब डेजर्ट एरिया में जाओगे तो वहाँ पे थ्रोनी फॉरेस्ट आपको मिलेगा, जो नागफनी वगैरह होगा, कांटेदार जो आपका जो वृक्ष होता है वो ट्री होता है। वहीं आप ये केरला तरफ जाओगे तो आपको हो सकता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिल जाए। क्लियर? तो क्योंकि क्लाइमेट वेरी कर रहा है तो आपका वेजिटेशन वेरी करेगा, और सबसे ज़्यादा ये डिपेंड करता है किस पे, रेनफॉल पे, कि रेनफॉल वहाँ पे कितना हो रहा है, तभी जो है वो ट्री आपको वहाँ पे डिसिडियस होगा या फिर आपका एवरग्रीन होगा। इस पे डिपेंड करेगा कि रेनफॉल उसको पूरे साल मिल रही है कि नहीं, या फिर किसी पर्टिकुलर सीजन में मिल रही है। तो इस तरह से जो है वो आपका डिफरेंट टाइप के नेचुरल वेजिटेशन इंडिया में पाए जाएंगे। कौन कौन होते हैं? देखो मेजर टाइप, 5 मेजर टाइप है। पहला है आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट इसको बोलते हैं। दूसरा है आपका ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, मानसून फॉरेस्ट इसको बोलते हैं। तीसरा है थ्रोनी बुशेस आपका। फिर माउंटेन वेजिटेशन आपका होता है जो माउंटेनियस एरिया में होता है। फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट होता है आपका जो कोस्टल एरियाज में होता है। एक एक करके समझते हैं इसको। सबसे पहले देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी कि एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में क्या होता है कि ये एरिया जो है बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा रेनफॉल जो है यहाँ पे रिसीव करते हैं। हालांकि टेक्निकली अगर एवरग्रीन है तो उसको पूरे साल जो है बारिश मिलनी चाहिए, बट इंडिया में पूरे साल नहीं होता, बट ज़्यादातर थ्रू आउट द ईयर जो है यहाँ पे बारिश होती है। ठीक है, तो हैवी रेनफॉल यहाँ पे होगा, ज़्यादातर बारिश यानी कि 200 सेंटीमीटर के अराउंड यहाँ पे बारिश होती है। ये जो आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये इतने डेंस होते हैं कि सनलाइट इसके अंदर बहुत मुश्किल से जा पाती है। देखो आप ऊपर इसका कैनोपी आप ऊपर देखोगे तो लग रहा है कि बिल्कुल एकदम एक तो कॉलीफ्लावर लग रहा है, फूल गोभी लग रहा है, बिल्कुल कुछ जा ही नहीं रहा अंदर। तो इधर जब घुसोगे ना जा करके तो अंधेरा आपको बिल्कुल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट आपका ट्री जो होता है वो डिफरेंट आपका जो पीरियड ऑफ टाइम होता है ईयर में, वहाँ पे आप अपना जो है वो जो पत्तियाँ हैं वो गिराते हैं। तो इसके कारण से पूरे जो फॉरेस्ट होती है उसके सारे पेड़ों की पत्तियाँ एक बार नहीं गिरेगी। होता देखो क्या है, यहाँ पे आपका लेयरिंग होता है। समझो, थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से समझते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ भी पाए जाते हैं, थोड़ा सा बीच के आपका मंझोले आपके मतलब कि मिडिल वाले पेड़ भी पाए जाएंगे, मिडिल हाइट वाले। फिर आपका कुछ छोटे हाइट वाले भी पेड़ पाए जाएंगे, कुछ आपका इधर झाड़ियाँ वगैरह यानी कि जो श्रब्स वगैरह होते हैं, बुशेस होते हैं, वो भी पाए जाते हैं, कुछ ग्रासेस भी आपको पाए जाएंगे। यानी कि इस तरह से मल्टीपल लेयरिंग यहाँ पे हो जाती है। जैसे जो आपका 1 से आपका 1.5 मीटर तक की झाड़ियाँ होगी यहाँ पे, फिर उससे ऊपर कुछ पेड़ चले जाएंगे, थोड़ा सा उससे ऊँचा, जैसे 5 मीटर वाले पेड़ हो गए। फिर आपका उससे ऊपर एक 20 मीटर वाला पेड़ होगा, थोड़ा सा बड़ा पेड़ होगा, उसके ऊपर थोड़ा सा एक और बड़ा पेड़ होगा 40 मीटर का, फिर मैक्सिमम हाइट वाला एक पेड़ होगा। तो अब समझो, हाँ मतलब साल में कुछ सीजन में क्या होगा ना कि ये अपनी पत्तियां गिरा देंगे तो पता नहीं चलेगा, लगेगा कि वन अभी तो हरा भरा है फॉरेस्ट जो है। फिर कुछ सीजन में ये वाला जो मिड वाला जो आपका होगा पेड़, वो अपनी जो है वो जो लीव होगा वो सेट कर देगा, यानी पत्तियां गिरा देगा। तो एक बार में सारी पत्तियां नहीं गिरेगी, धीरे धीरे करके हर अलग अलग सीजन में जो है वो गिरती रहेगी, जिसके कारण से क्या होगा कि ये जो है आपको ग्रीन ही दिखेगा ये फॉरेस्ट। इसीलिए इसको एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे बोलते हैं इंडिया वाले में। ठीक है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट ट्रीज होती है वो आपका देखो महोगनी होता है, एबनी होता है, रोजवुड होता है, ये आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो है वो पाया जाता है। इसका जो लोकेशन है इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है, तो जहाँ पे जो हायर रेनफॉल वाला एरिया होगा वहाँ मिलेगा। कहाँ पर? देखो जो अंडमान निकोबार वाला जो आपका आइलैंड है वहाँ पे ये मिलेगा, क्योंकि रेनफॉल यहाँ पे अच्छी खासी होगी ना। एक तो आइलैंड एरिया है तो दोनों तरफ से जब भी हवा आएगी मॉइस्चर वाली, यहाँ पे होगा रेनफॉल। फिर और कहाँ ज़्यादा बारिश होती है, जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया होती है वहाँ पे बारिश होती है। ये वाला जो पोर्शन पूरा है तो यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। फिर जो वेस्टर्न घाट वाला एरिया है यहाँ पे चूँकि बारिश खूब होती है, क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न घाट हवाओं को रोक करके ऊपर उठा करके बारिश करवाती है, तो यहाँ पे भी आपको क्या है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। तो ये सारे रीजन में आपको दिखाई पड़ेंगे ये। फिर है आपका ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट यानी कि मानसून फॉरेस्ट जिसको बोलते हैं, जो बेसिकली जो पतझड़ वन होते हैं, जिसकी पत्तियां गिर जाती है एक सीजन में, बिल्कुल खाली हो जाती है, फिर वो नए सीजन में बारिश के सीजन में पत्ती जो है वो आ जाती है। तो बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे जो है वो कंट्री में आपको ये देखने को मिलेगा, बहुत सारे स्टेट में ये मिलता है। क्या होता है इसका जो फीचर है, ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है उसके मुकाबले कम घने होते हैं, कम आपका जो डेंस होते हैं। इसके जो लीव्स हैं
वो एक पर्टिकुलर टाइम में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो मार्च फरवरी के आसपास होता है वो पत्तियां उसकी गिर जाती है, ठीक है, जो पतझड़ का मौसम जिसको आप बोलते हैं। तो इसके कारण से बिल्कुल वहाँ पे खाली खाली आपको देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट ट्री देखो, ये पत्तियां गिर रही है। इंपॉर्टेंट ट्री कौन है? साल हो गया आपका, टीक हो गया, पीपल हो गया, नीम हो गया, ये सब सीजन जो इधर नॉर्दर्न इंडिया में आपको खास करके यूपी, बिहार, उड़ीसा तरफ जो देखने को मिलता है वो आपको क्या है कि डिसिडियस फॉरेस्ट है, पतझड़ वन है वो। इसका लोकेशन फिर देख लो, एमपी जैसे हो गया, यूपी हो गया आपका, देखो ये बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया आपका, उड़ीसा, कुछ महाराष्ट्र वाला पार्ट, यानी कि बेसिकली ये पार्ट, ये जो एरिया आप देख रहे हो, इस पूरे के पूरे एरिया में यहाँ मेजरली जो है वो बाकी जगहों पे भी पाया जा सकता है, बट ज़्यादातर इन इलाकों में जो है वो पाया जाता है आपको कौन? ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। चलो थ्रोनी बुशेस देखते हैं, जो कांटेदार, जिसमें कांटे वाटे। आपने बबूल का पेड़ देखा है ना, वो होता है। नागफनी आपने देखी होगी, वो कैक्टस वैक्टस जो होता है। देखो क्या है ना कि जैसे जैसे आप इंडिया में इधर की तरफ वेस्ट की तरफ जाओगे, जैसे ही आप जैसे इधर से बढ़ रहे हो, आप यूपी बिहार से इधर तरफ बढ़ रहे हो, तो फिर आपको दिल्ली वैली आने लगे। जैसे दिल्ली वैली आएगा ना, इवन कि आपको वेस्ट यूपी में भी थोड़ा बहुत इफेक्ट देखने को मिल जाएगा कि आपको ये बबूल का जो पेड़ होता है वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे। फिर जैसे जैसे राजस्थान की तरफ जाओगे आप, और ज़्यादा आपको बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ड्राई रीजन है, और ड्राई रीजन में ये सारे पेड़ ज़्यादा होते हैं, जो कैक्टस वैक्टस होता है। कैक्टस तो आपको चलो बिल्कुल डिजर्ट की तरफ देखने को मिलेगा, इधर भी मिल जाएगी, बट बबूल वगैरह का पेड़ आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये ड्राई एरियाज में आपको देखने को मिलेंगे, ये जो थ्रोनी बुशेस होती है। और बुशेस का मतलब झाड़ियाँ, बेसिकली बहुत बड़े पेड़ नहीं होंगे, ये छोटे छोटे पेड़ होते हैं, झाड़ियों की तरह लगते हैं बेसिकली। ये ऐसा नहीं कि उस पर चढ़ करके आप बिल्कुल ऊपर चले जाओ, नहीं, छोटा छोटा पेड़ होता है। तो ये यहाँ पे लीव जो होती है ये इतना सिकुड़ जाती है ना कि ये कांटे की तरह लगने लगती है। क्यों? ताकि ये वाटर लॉस यहाँ पे कम हो। एक तो ड्राई एरिया है ना, तो पेड़ चाहे, हर पौधा चाहता है, हर पौधा देखो क्या है ना कि नेचर चाहता है कि यहाँ पे जो पेड़ है उसका जो इवेपोरेटिव लॉस है, उसकी जो पत्तियाँ हैं वो काफ़ी कम से कम क्या करे कि एक तो पहले से कम वाटर है तो इवापोरेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो वाटर और जब ज़्यादा कम होगा तो पेड़ सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो इसके कारण से पत्तियाँ यहाँ पे चौड़ी आपको नहीं देखने को मिली, सिकुड़ करके थ्रोन की तरह बन जाती है, कांटे की तरह बन जाती है। क्लियर? तो ये नागफनी में जैसे में आप देखते हो, किस लिए? वाटर लॉस से बचने के लिए। प्लांट इंपॉर्टेंट कौन कौन से यहाँ पे? कैक्टस हो गया जो बताया मैंने आपको, बबूल, खैर हो गया, फिर आपका कीकर हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। कहाँ कहाँ मिलती है आपका? तो राजस्थान, जो वेस्टर्न पार्ट हो इंडिया का होगा उधर ज़्यादा मिलेगा। राजस्थान हो गया आपका, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ईस्टर्न स्लोप ऑफ आपका वेस्टर्न घाट हो गया। जो देखो वेस्टर्न घाट पे ज़्यादातर जो हवा, इधर ह्यूमिड हवा आई, बारिश तो इधर ही हो गया, किधर? इस वाले पोर्शन में। तो अब मतलब कि जो ये फेसिंग था ना, वेस्टर्न फेसिंग था आपका वेस्टर्न घाट का, जैसे हवा उठ करके, हवा क्योंकि हवा उठती है फिर इस तरफ चली जाती है स्लोप के, लेकिन जब स्लोप के इस तरफ जाएगी तो हवा के पास नमी होती नहीं है, मॉइस्चर होता ही नहीं है, तो बारिश इस तरफ नहीं होगी। इसको रेन शैडो एरिया बोलते हैं। जब भी एक कोई माउंटेन होगा, एक तरफ बारिश हो रहा होगा और दूसरा तरफ बारिश नहीं होगा, तो उसको रेन शैडो जोन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको, चूंकि यहाँ पे बरसात कम होगी, बारिश कम होगी, तो ड्राई कंडीशन होगा, तो ये वेस्टर्न घाट के उल्टे तरफ आपको देखने को मिलेगा। गुजरात में भी ये देखने को मिलता है। तो ये वाला पूरा का पूरा रीजन ये यहाँ पे मिलता है आपको, थ्रोनी जो फॉरेस्ट है या थ्रोनी बुशेस बोल लो, और यहाँ पे वेस्टर्न घाट के उल्टे साइड में, ईस्टर्न साइड में ये माउंटेन वेजिटेशन देख लेते हैं। तो जो माउंटेन एरिया में जाओगे, जैसे जैसे आप धीरे धीरे ऊंचाई पे जाते हो तो टेम्परेचर क्या होता है? फॉल करता है, टेम्परेचर घटता है हाइट के साथ। तो जब टेम्परेचर घटेगा तो उसके वजह से वेजिटेशन का भी जो टाइप होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर होता है। तो जब आप जैसे ही 1500 मीटर से लेकर के ये जो आपका 2500 मीटर है, इसके बीच जो आपका फॉरेस्ट पाया जाएगा उसको कॉनी फॉरेस्ट बोलते हैं, या फिर माउंटेनियस वेजिटेशन इसको बोलते हैं। कॉनी फॉरेस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कोन की तरह लगता है, देखो, ठीक है, ये इस तरह से कोन की तरफ लगता है, तो इसके कारण से इसको कॉनी फॉरेस्ट बोलते हैं। पहाड़ों पे पाए जाते हैं। कहाँ पे? हाइट हमने देख ली, 1500 मीटर से लेकर के 2500 मीटर तक कोनिकल शेप होता है, समझा हमने। इंपॉर्टेंट ट्री कौन कौन सी होती है? चीर हो गया, पाइन हो गया, देवदार हो गया, ये सारे आपके चीज़ होंगे यहाँ पे होगी। कौन कौन सी एरिया में पाए जाएंगे? तो कश्मीर वश्मीर का जो हिमालय का एरिया है वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये सब पे बेसिकली जो माउंटेनियस साइड पे होगा वहाँ पे। इवन कि वेस्टर्न घाट के कुछ एरिया में आपको देखने को ये मिल सकते हैं, ठीक है, बट नॉर्दर्न पार्ट में ये होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। मैंग्रोव फॉरेस्ट किधर मिलेगी? आपका जो कोस्टल एरियाज होते हैं, जहाँ पे कोस्टल एरियाज में आपको सेलाइन वाटर होगा, जो समंदर का पानी होगा उधर घुस आएगा, तो खारा होगा पानी, सॉल्टी होगा। इस सॉल्टी कंडीशन को एक पर्टिकुलर टाइप का वेजिटेशन जो है वो झेल जाता है,
ठीक है, वहाँ पे वो सर्वाइव कर जाता है, जिसको हम लोग मैंग्रोव वेजिटेशन बोलते हैं, मैंग्रोव आपका फॉरेस्ट बोलते हैं। लोकेशन देखो कि जो आपका ये जो डेल्टा वाला जो रीजन होगा ना, जैसे सुंदरवन डेल्टा आपका है वहाँ पे वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे आपको पाया जाएगा। जो अंडमान निकोबार वाला एरिया है वहाँ पे आपको मिलेगा, मतलब कोस्टल एरियाज में ज़्यादातर ये मिलता है। क्लियर। इंपॉर्टेंट स्पीसीज की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंडिया में आपको देखने को मिलेगी सुंदरी नाम का एक ट्री होता है, स्पीसीज होता है। इसके कारण से ही ये जो पूरा का पूरा सुंदरवन का एरिया है उसका नाम सुंदरवन इसी सुंदरी ट्रीज के नाम पे पड़ा है। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको इतना याद रखना है, कोस्टल एरियाज में जहाँ पे आपको सॉल्टी वाटर देखने को मिलेंगे। ये स्वैम्प वाला एरिया होता है, पूरा दलदली एरिया होता है, वहाँ पे ये मिलते हैं। चलो फॉरेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इंपॉर्टेंस देखते हैं इसको। तो देखो किसी भी चीज़ की, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कोई पेड़ हो, चाहे फॉरेस्ट ही क्यों ना हो, सबका इंपॉर्टेंस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, एक ही चीज़ पे, कि उससे किसी को क्या लाभ है। ठीक है, क्या मिल रहा है उससे। अगर आदमी से किसी को कुछ मिल रहा है तो वो आदमी उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। फॉरेस्ट से हमें कुछ मिल रहा है तो फॉरेस्ट हमारे लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। तो क्या क्या चीज़ें फॉरेस्ट से मिलती है हमें, देखते हैं। सबसे पहली चीज़ ऑक्सीजन मिलता है आपको। पेड़ हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, तो ऑक्सीजन मिलता है आपको। मेडिसिनल जो प्लांट होते हैं आपका, तुलसी वुलसी हो गया, नीम वगैरह हो गया, इससे आपको मेडिसिन मिलता है आपको। शेल्टर मिलता है आपको, जो लकड़ियाँ मिलती है उससे आप अपने घर वगैरह बनाने में यूज़ करते हो। फॉडर, जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उसको चारा यहाँ से फॉरेस्ट से मिलता है। फील्स, आपको लकड़ियों से आप ईंधन वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो, फील का इस्तेमाल करके अपना खाना बना सकते हो, कुछ और कर सकते हो। फिर इससे क्रिकेट बल्ला आपने बना लिया, बैट बना लिया, हॉकी स्टिक बना लिया, तो आप खेलने में आप इसको यूज कर सकते हो। जो आपके यहाँ टेबल चेयर होती है, फर्नीचर जो होता है वो किससे बनता है, वुड से बनता है। वुड कहाँ से मिलता है, फॉरेस्ट से बनता है, मिलता है ये। हनी मिलता है आपको, फ्रूट मिलता है, गम और लाख जो आपका ज्वेलरी में आपका इस्तेमाल करते हो वो यहाँ मिलता है। जो नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करता है ये वाइल्ड लाइफ के लिए, जो जानवर होते हैं आपके, तो यहाँ पे आपको जानवर वानवर मिलेंगे। ठीक है, आपका ये सस्टेन कर पाता है वाइल्ड लाइफ को। फिर वुड आपको मिलता है, टिम्बर मिलता है आपको, लकड़ियाँ जलाने के अलावा, जैसे ये फर्नीचर वर्नीचर बनाने के लिए चाहिए, दरवाजे बनाने के लिए चाहिए, बाकी सारी चीज़ों के लिए चाहिए, तो यहाँ से आपको मिलता है। रबर मिलता है आपको, ठीक है पेड़ों से रबर मिलता है, रबर पेड़ों से निकलता है। उसके बाद इसका जो है वो टायर वायर आप इससे बनाते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या होती है कि ये फॉरेस्ट जो होता है ना, वो सॉइल को ऐसे बांध करके रखता है। तो जब भी कभी हैवी बारिश होगी, बाढ़ आएगी, तो ये मिट्टी जो है वो आसानी से बह नहीं पाती है। लेकिन जैसे ही आप इस पेड़ को काट दोगे तो मिट्टी क्या होगी, यहाँ पे लूज हो जाएगी। जब लूज हो जाएगी, थोड़ा सा भी यहाँ पे बारिश आएगा तो मिट्टी का जो है वो यहाँ पे आपका इरोजन हो जाएगा और कट जाएगी मिट्टी। तो सॉइल इरोजन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर होगा अगर ये फॉरेस्ट आपने काट दिया तो। और फॉरेस्ट काटा तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी अगर आपने फॉरेस्ट काटा तो। ट्री नहीं है तो ये नहीं है, खत्म। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंस होगा। फंक्शन में हमने देखा कि ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है, ऑक्सीजन को हमें देता है। तो इसके कारण से जब कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, ऑक्सीजन हमें मिलेगा तो सेहत वगैरह ठीक रहेगी आपकी। बाकी सारा आपका क्या है कि इसका रूट जो है सॉइल को बाइंड करके रखता है, इरोजन कम होता है। सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली। ठीक है, आप रोक करके इसको पढ़ सकते हो। अब क्या है ना कि हम खूब सारा फॉरेस्ट काट रहे हैं, ये इतनी सारी चीज़ें हमें मिल रही है, तो ह्यूमन क्या होता है, लालची होता है। जब लालची होगा तो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कम समय में वो प्राप्त करना चाहेगा। तो उसको क्या करेगा, उसके चक्कर में डिस्ट्रॉय कर देगा फॉरेस्ट को। जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो फॉरेस्ट है, उसको तेज़ी से कट करेगा, रेकलेसली एकदम। तो क्या होगा, ख़त्म होगी ये सारी चीज़ें। आपको क्या करना पड़ेगा फिर, कुछ कंजर्वेशन मेजर जो है वो, अगर आपको फॉरेस्ट को बचाना है तो कुछ कंजर्वेशन मेजर आपको अपनाने पड़ेंगे। सरकार वगैरह कुछ चीज़ें जो है वो करती रहती है, जैसे वन महोत्सव होता है, तो इसमें लोगों को बुलाया जाता है, उनको समझाया जाता है कि देखिए जो है फॉरेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अर्थ को ग्रीन रखना इंपॉर्टेंट है, आप पेड़ लगाइए, बाकी सारी चीज़ें कीजिए। इसके लिए वन महोत्सव टाइप पे चीज़ें की जाती रहती है। एक यहाँ पे लीला की जो है वो स्टोरी दी गई है कि लीला के पेरेंट ने डिसाइड किया कि हर साल उसके बर्थडे पे जो है वो, लीला के बर्थडे पे हम क्या करेंगे, पेड़ लगाएंगे। इस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। कितना अच्छा तरीका है, समझो। जब लीला इस तरह से 20 साल की हुई ना, तो ऑलरेडी उसके पास जो है वो एक उसके नाम पे, यानी कि उसके बर्थडे पे 21 ट्रीज जो है वो लग चुके थे, जिस पे जो है पक्षियाँ रहने लगी थी, आपका फ्लावर्स वगैरह वहाँ पे हो गए थे वो जो पेड़ों से। ठीक है, फ्रूट्स वगैरह, जैसे आम का पेड़ सब कुछ लगाया होगा लीला ने उसके बर्थडे पे, तो वो फल देने लगे थे। 20 साल हो गए। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। देखो, आइडिया है एक तरह से कि आप जब भी अपना बर्थडे मनाते हो तो एक पेड़ लगा दो, आप अपना नाम रख दो। जैसे आपका नाम कुछ भी, जैसे लीला है तो लीला अगर 21 साल की होगी तो लीला 21 हो जाएगा। ये लीला 22 साल की होगी, लीला 22 हो जाएगा। जब लीला 1 साल की होगी तो लीला 1 हो जाएगा। ऐसे करके आप अपने मतलब कि एक मेमोरी क्रिएट कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये एक कंजर्वेशन के लिए स्टोरी दी गई है। अब वाइल्ड लाइफ को देखते हैं।
जो आपका जानवर वगैरह रहते हैं वन में, उसको समझते हैं। तो वाइल्ड लाइफ में आपका क्या आता है, ये जो फॉरेस्ट है वो आपका छोटी छोटी एनिमल से लेकर के, इंसेक्ट्स वगैरह से लेकर के, वर्म से लेकर के जो बड़े एनिमल होते हैं, सबको क्या करता है, वो हाउस जो है वो प्रोवाइड करता है, मतलब घर प्रोवाइड करता है। ये यहीं पे तो सब रहते हैं, चाहे वो रेप्टाइल्स हो, एम्फीबियंस हो, मेमल्स हो, बर्ड्स हो, इंसेक्ट्स हो, वर्म्स हो, ये सब किसके कैटेगरी में आएंगे, वाइल्ड लाइफ की कैटेगरी में आएंगे। कुछ फैक्ट्स एनिमल से रिलेटेड देख लो। पहले नेशनल एनिमल कौन है हमारा, टाइगर है। एशियाटिक लायन जो होता है वो कहाँ मिलेगा आपको, गिर फॉरेस्ट में मिलेगा, गुजरात में। सब पे क्वेश्चन बना हुआ है, आपको ऐसा लग रहा हो कि यार ये तो फैक्चुअल चीज़ें हैं, लेकिन नहीं, इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखने पड़ेंगे। एलिफेंट जो आपको मिलते हैं, किन राज्यों में ज़्यादा मिलते हैं एलिफेंट, केरला में आपको मिलेंगे, कर्नाटक में मिलेंगे और असम में। यहाँ ज़्यादा जो है वो आपका पॉपुलेशन जो है एलिफेंट का पाया जाता है। वन हॉर्न राइनो जो होगा, एक सिंग वाला जो राइनो होगा, वो आपको असम में मिलता है। कैमल जो होता है आपको डेजर्ट एरिया में मिलेगा। डेजर्ट कहाँ पे है आपका, वेस्टर्न साइड में, खास करके राजस्थान वाले एरिया में, गुजरात वाले एरिया में। जो वाइल्ड एस होता है, जंगली गधा, वो आपका रन ऑफ कक्ष में पाया जाता है। ये तो यूपीएससी में खड़ा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। हिमालयन एरियाज में जब जाओगे तो कौन कौन से एनिमल आपको मिलेंगे, जो वाइल्ड गोट होगा वो मिलेगा आपको, जो स्नो लियोपार्ड होगा वो मिलेगा, बियर्स है ये आपको मिलेगा। बाकी आपके मंकी, वुल्फ्स, ये आपका जयकाल, नीलगाय, चीतल, ये सब आपके वाइल्ड लाइफ में यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे आपको इंडिया में। कुछ बर्ड से रिलेटेड फैक्ट देख लो तो नेशनल बर्ड कौन है, पिकॉक है, मोर है। कॉमन कुछ बर्ड जो इंडिया में आपको दिखाई पड़ते हैं, पैरट्स हो गया आपका, पीजन हो गया, मैना हो गया, गीज हो गया, बुलबुल हो गया आपका, डक्स हो गया, ये सब है। कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स भी इंडिया में आ जाते हैं, जैसे जो जब उधर नॉर्दर्न एरिया में, पोलर एरिया में, जैसे साइबेरिया वगैरह हो गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जब ठंडी पड़ती है ना, तो वहाँ के जो बर्ड्स होते हैं वो उड़ करके इंडिया की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। कब कब, विंटर सीजन में। तो यहाँ पे कौन कौन से बर्ड आते हैं, देखो, उसको माइग्रेटरी बर्ड बोलते हैं बेसिकली। यहाँ पे देखो, जो पिंटेल आपका डक हो गया वो आते हैं, आपका कर्ल्यूज हो गया, आपका फ्लेमिंगो हो गया, ऑस्प्रे हो गया। एक लिटिल स्टिंट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, ये सिर्फ 15 ग्राम का होता है। 15 ग्राम का ये पक्षी है और ये ट्रेवल करके आ जाता है, जो 8000 किलोमीटर आर्कटिक रीजन से जो है वो नॉर्थ से बिल्कुल चल करके आता है, कहाँ पे, इंडिया में। कब, विंटर सीजन में। तो 15 ग्राम का पक्षी सोचो कि 8000 किलोमीटर तय करके आ गया, ठीक है। तो आप तो 70 केजी या फिर 60 केजी के आप लोग हो, तो आप तो बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। सीखो इससे कुछ। चलो, अब क्या है कि हम आए दिन ये न्यूज़ हमारे आती रहती है, किसी ने बाघ मार दिया, किसी ने वो मार दिया, हिरन मार दिया किसी ने, ठीक है। मतलब पोचिंग की खबरें आती है, बाकी सारी जो है वो कैसे डिस्ट्रॉय कर रहे हो आप फॉरेस्ट को, वो खबरें आ रही है, कैसे एनिमल को आप ख़त्म कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आती है। तो कंजर्वेशन जो एफर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नहीं तो ये एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है। कुछ कुछ चीज़ें, जो आपका चीता तो खैर बिल्कुल ख़त्म ही हो गया था इंडिया में, कुछ लाया गया है। बाकी जो शेर वेर है आपका, बाकी सारी जो प्रजातियाँ हैं, स्पीसीज़ हैं, वो भी बहुत एक्सटिंक्ट के कगार पे पहुँच चुकी है, कुछ तो ख़त्म हो भी चुकी है। तो जो सेवरल स्पीसीज़ हैं वो, उसके जो नंबर्स हैं वो डिक्लाइन कर रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू हंटिंग, जो आप शिकार कर रहे हो उसका, और आप फॉरेस्ट एरिया को धीरे धीरे ख़त्म करते जा रहे हो उसके कारण से। तो गवर्नमेंट ने, कम्युनिटी ने इसको कुछ करने के लिए, मतलब बचाने के लिए कुछ मेजर्स लिए हैं। खास करके क्या है, कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज को जो है वो एस्टेब्लिश किया गया है, यानी कुछ जो एरिया जो है जंगल का, वो आपका रिजर्व के रूप में, नेशनल पार्क के रूप में, ये सब जो है वो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। वहाँ पे कुछ चीज़ें जो है, एक्टिविटी जो है वो बैन कर दी जाती है बेसिकली, ठीक है। जैसे नेशनल पार्क हो गया आपका, सेंचुरी जो है वो एस्टेब्लिश किया जाता है, बायोस्फीयर रिजर्व जो है एस्टेब्लिश किया जाता है, किस चीज़ के लिए, आपका कंजर्वेशन के लिए, वाइल्ड लाइफ का। जैसे कुछ प्रोजेक्ट चलाए गए गवर्नमेंट के थ्रू, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया, और बाकी सारे प्रोजेक्ट हैं, वो सब चलाए गए थे ताकि ये सब, इन लोगों को जो है वो बचाया जा सके, टाइगर को, एलिफेंट को, ठीक है। स्पेसिफिक एनिमल के लिए स्पेसिफिक जो है प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट चलाती रहती है। अवेयरनेस कैंपेन चलाती है, जैसे वाइल्ड लाइफ वीक हो गया कि अक्टूबर के मंथ में पहले चलता था, फिर भी एनसीईआरटी का डेटा है, चेक कर लेना। कभी गवर्नमेंट का मन हुआ कि नहीं अक्टूबर में नहीं चलाएंगे, नवंबर में चलाएंगे, तो चेक कर लेना एक बार, ठीक है। तो ये आपका वाइल्ड लाइफ वीक होता है। इस तरह की चीज़ें और भी, जैसे हमने देखा वो कि आपका वन महोत्सव वाली चीज़ें हुई, तो इस तरह से ऑर्गेनाइज करके लोगों को अवेयर किया जाता है कि जो वाइल्ड लाइफ है क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फॉरेस्ट है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका नुकसान करेंगे तो आपको क्या नुकसान होंगे। ये सारी चीज़ें जब लोगों को, जैसे पढ़े लिखे लोगों को मालूम होती है, तो वो ऐसा गलत काम, मतलब ये मारेंगे नहीं उसको, ठीक है। तो अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ख़त्म करते हैं चैप्टर को। देखो क्या क्या सीखा हमने। तो हमने देखा कि इंडिया जो है ज्योग्राफिकली काफ़ी क्या है, डाइवर्स्ड है। क्लाइमेट यहाँ पे वेरी करती है आपका रीजनली। एक तरफ आप देखो कि फ्रीजिंग क्लाइमेट होता है आपका हिमालयन रीजन में, उसी तरीके से जब आप डेजर्ट में जाओगे तो बिल्कुल ड्राई क्लाइमेट होगा, कोस्टल एरिया में जाओगे तो ह्यूमिड क्लाइमेट होगा यहाँ पे। फिर जो क्लाइमेट वेरिएशन होता है
उसके कारण से जो फ्लोरा होता है, जो वेजिटेशन होता है आपका, उसमें भी वेरिएशन आ जाता है। एक तरफ आपको एवरग्रीन वेजिटेशन आपको देखने को मिलेंगे, जो रेन फॉरेस्ट होगा वो देखने को मिलेंगे। कहीं पे जहाँ पे जो आपका जो वेस्टर्न साइड में जो ड्राई एरियाज होता है वहाँ पे आपको थ्रोनी बुशेस देखने को मिलेंगे। उसी तरीके से आपको कहीं पे डिसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, यानी कि वेरिएशन है क्लाइमेट में होने के कारण आपका वेजिटेशन में। ठीक है, फिर ये जो वेजिटेशन होता है ये क्या करता है, आपको बड़े लेवल पे वाइल्ड लाइफ को जो है वो सपोर्ट करता है, इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है। और ह्यूमन एक्टिविटी जो अभी हम लोग कर रहे हैं, जो काट रहे हैं जंगलों को, उसके कारण से ये जो बैलेंस है वो क्या हो रहा है, बिगड़ रहा है, ये संकट में है। अब ये जो संकट में है इसके कारण से कंजर्वेशन एफर्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फॉरेस्ट एरिया को प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम लोग वाइल्ड लाइफ वीक वगैरह जो अक्टूबर में हमने देखा था वो मनाते हैं, ताकि हमारा जो हेरिटेज है, नेचुरल हेरिटेज खास करके इंडिया का, वो सुरक्षित रहे और फ्यूचर जनरेशन को भी हम इस चीज़ को पास ऑन कर पाएँ, जो हमें हमारे जो पुरखे हैं वो देकर गए हैं, जो जंगल, जो पहाड़, जो नदियाँ, वो हम आने वाले जनरेशन को भी वो सुरक्षित तौर पे जो है वो पास ऑन कर पाएँ, यानी कि सस्टेनेबल वे में हम सारी चीज़ों को यूज करें। इसके बारे में ये चैप्टर जो है वो बात करता है। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।